नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RSR का अगला वीडियो। पहले 3 वीडियो के अंतर्गत अपन दोस्तों नियम नंबर 7 तक अपन बातें कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट जो 1 से लेकर 7 तक के जो रूल हैं, जो राजस्थान सेवा नियम हैं, उनको मैंने भली भांति आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर कोई कमी रही है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। परंतु दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी मेरे लिए छोटा-सा एक फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज की जो आगे की क्लास है RSR राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम, नियम नंबर 8 से ये आपके सामने अध्याय थर्ड। पहले 2 अध्याय की अपन बात कर चुके हैं, अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड। अब अपन बात करते हैं अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने बात करी थी नियम नंबर 1 से लेके 6 तक। अध्याय 2 के अंतर्गत अपन ने बातें करी थी नियम नंबर 7 के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं राजस्थान सर्विस रूल के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार के जो वर्ड RSR के अंतर्गत यूज हुए हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जो डेफिनेशंस जो दी गई हैं, वो सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको नियम नंबर 7 के जो 40 क्लोज थे, वो 40 क्लोज के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाया है। आज अपन बात करेंगे अध्याय थर्ड। अध्याय थर्ड के अंतर्गत जो सर्विस की जो मेन कंडीशंस हैं, सेवा की जो सामान्य शर्तें हैं, उन सब की अपन बातें इसमें करेंगे नियम नंबर 8 से लेकर नियम नंबर 23 तक। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो दोस्तों आप अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला नियम, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत प्रोबेशनर जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनसे संबंधित है। उसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, अस्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति होती है। आप सबको भली भांति मालूम होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति होती है तो उसके अंतर्गत 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। वो नियम नंबर 8 के अंतर्गत ही होता है। 13 मार्च 2006 की अधिसूचना के आधार पर ये नियम 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुए। पहले ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट में नहीं था, अब हुआ है ऐसा। 13 मार्च 2006 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और जो 20 जनवरी 2006 से प्रभावी होती है। उसी के आधार पर अस्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति होती है। इसमें कर्मचारियों को 2 वर्ष के लिए एक स्थिर पारिश्रमिक मिलता है। आप सबको पता है उसके अंतर्गत अपन को एक स्टाइपेंड, एक छोटा सा रेमुनरेशन मिलता है, ठीक है। और उसमें कोई कटौती नहीं होती है, परंतु पिछले जो 7th पे के बाद सरकार ने एक उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया था, NPS की कटौती चालू कर दी थी। परंतु अब वर्तमान के अंतर्गत जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की है उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होता है। नियम नंबर 103 जो अपन आगे बातें करेंगे उसका जो अवकाश है वो इसके अंतर्गत दे होता है। नियम नंबर 8 का एक क्लोज क्या है इसके अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु क्या होनी चाहिए। आयु को लेकर इसके अंतर्गत बातें की गई है। नियम नंबर जो 8 का एक क्लाउज है इसके अंतर्गत जो आयु के लेके, एज को लेके जो बातें की गई हैं, उसमें सामान्य तौर पर लिखा गया है कि आपकी 16 से लेकर 35 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर नई नियुक्ति की जो आयु है वो 16 से 35 मानी गई है। परंतु जो प्रतिभूति से जुड़े जो मामले हैं उनमें 18 से 35 वर्ष मानी गई है। सामान्य तौर पर 16 से 35 वर्ष है, परंतु जो प्रतिभूति से जो जुड़े मामले होंगे उनमें 18 से 35 मानी गई है। इसके बाद अपन बात करते हैं दिनांक 24/5/2004 के बाद महिलाओं हेतु अधिकतम आयु है वो 42 वर्ष मानी गई है। मतलब जो भी सामान्य महिला होगी उसको 42 वर्ष होगी। दिनांक 6/3/2012 के बाद राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, मतलब जो राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस है उसके अंतर्गत आयु 45 वर्ष कर दी गई है। देवस्थान विभाग के पुजारियों हेतु अधिकतम आयु किसी भी परिस्थिति में 35 वर्ष के बाद नहीं की जाएगी। मतलब जो देवस्थान के विभाग के जो देवस्थान डिपार्टमेंट के जो पुजारी होते हैं उनकी 35 वर्ष से ज़्यादा अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं दिनांक 25/11/1996 से जो SC ST है को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट तथा OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग की महिला दिनांक 24/2/2007 से अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब जो SC ST की महिला होगी उसको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और जो
SC ST का जो पुरुष होगा उसको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी और जो OBC का पुरुष होगा उसको अधिकतम 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। नियम नंबर 8 का बैक क्लाउज क्या बोलता है? नाम परिवर्तन। इस नियम के तहत एक निर्धारित पर जैसे कोई एम्प्लॉय अपना नाम चेंज करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके अंतर्गत नियम नंबर जो 8 का बैक क्लॉज है उसमें जानकारी दी गई है। इस नियम के तहत एक निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं एकत्रित करके कर्मचारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को दी जाएगी। मतलब कर्मचारी क्या करेगा, एक निर्धारित प्रपत्र में सूचना भरेगा, अपने जो कार्यालय अध्यक्ष है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जिसको, उसको देगा। कार्यालय अध्यक्ष इन्हें एजी कार्यालय जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है उसमें प्रेषित करेगा। तत्पश्चात एजी के द्वारा सत्यापन की संपूर्ण जानकारी राजस्थान के जो गजट होता है, राजपत्र जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, उसमें प्रकाशित होगी। प्रकाशित होने के बाद जो एम्प्लॉई है उसका नाम परिवर्तन हो जाएगा। प्रथम नियुक्ति के समय वेतन बिल की जो जांच करते हैं वो कोषाधिकारी जिसको अपन ट्रेजरी ऑफिसर्स बोलते हैं वो करते हैं। इसके बाद आता है नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 के अंतर्गत लिखा गया है कि नई नियुक्ति के ऊपर जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, सबको पता है राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी की भी अगर नियुक्ति होती है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। उस पे कैसे बनेगा, वो क्या होगा, उस पे उसके संबंध में नियम नंबर 9 में जानकारी दी गई है। नई नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। इस नियम के तहत कर्मचारी की किसी भी सेवा में नई नियुक्ति होने पर उसे चिकित्सा कारणों से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ये नियम नंबर 9 में लिखा गया है। नियम नंबर 10, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसे होगा, ये नियम नंबर 10 में निर्धारित किया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 11, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर कौन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर जिले स्तर पर राजकीय अस्पताल के पीएमओ द्वारा किए जाते हैं, सीएमएचओ द्वारा भी किए जाते हैं, पीएमओ द्वारा भी किए जाते हैं। किसी राजकीय अस्पताल के विभागाध्यक्ष को भी कुछ सीमा तक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की छूट है। मतलब जो CSC होती हैं और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके भी जो चिकित्सा अधिकारी होती हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। बल्कि जो अपनी नियुक्ति होती है, किसी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत, उन पे सब पे जो जिले स्तर के जो राजकीय अस्पताल है उनके पीएमओ के हस्ताक्षर होते हैं। नियम नंबर 12, चिकित्सा प्रमाण पत्र से किसको छूट दी गई है। मतलब सबको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ता है, परंतु कुछ अपवाद हैं जिनको नहीं देना पड़ता। वे सभी भर्तियां जो पहले ही शारीरिक परीक्षण के दौर से गुजरे हैं। मतलब दोस्तों कोई आदमी पहले दूसरी नौकरी में था, दूसरी जॉब में था और वो नई जॉब ज्वाइन करता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की जो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले वाली भर्ती में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे चुका है। सेवानिवृत्ति की तिथि के तुरंत बाद ही पुनः नियुक्त होने वाले कर्मचारी, मतलब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया और सरकार ने उनको दोबारा से नियुक्त किया है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चतुर्थ सेवा से ऊपर उच्च सेवा तक के अस्थायी कर्मचारियों को 3 माह तक की छूट दी जाती है। चतुर्थ सेवा से ऊपर, आपको पता है चतुर्थ श्रेणी से ऊपर सारी उच्च सेवाएं हैं तो उनके जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको 3 माह तक की छूट दी जाती है। महिला जो कर्मचारी होती हैं उनकी चिकित्सा जांच के समय चिकित्सा बोर्ड में एक महिला चिकित्सक अनिवार्य है। मतलब महिलाओं के जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उसमें जो चिकित्सा बोर्ड बैठता है उसमें एक महिला चिकित्सक होना अनिवार्य है। नियम नंबर 13 के अंतर्गत लिखा गया है सेवा की आधारभूत शर्तें। इस नियम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो 24 घंटे सरकार की सेवा में अपना समय देगा और अपना जो कर्तव्य है, मान लो कई बार उसको समय से ज्यादा उसको काम करना पड़ जाता है तो उसके बदले किसी भी प्रकार का भुगतान का दावा वो सरकार पे नहीं करेगा। ये नियम नंबर 13 में बताया गया है। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14 क्या बात करता है, एक पद पर एक व्यक्ति का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, सरकार का जो एक अस्थायी पद होता है उस पर केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, बल्कि जो सरकार के अस्थायी पद है उस पर एक समय में एक आदमी से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी पे कर सकते हैं, अस्थायी पद पे सिर्फ एक आदमी काम कर सकता है। इससे की जो व्याख्या दी गई है वो नियम नंबर 14 में दी गई है, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत। इसके बाद नियम नंबर 15, पदाधिकार। अस्थायी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति। पदाधिकार का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति। मतलब कोई अस्थायी पद होगा तो उस पर अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाएगी, न कि अस्थायी रूप से। सरकार का कोई भी पद हो उस पर अस्थायी रूप से पोस्टिंग करनी पड़ती है सरकार को, उस पर अस्थायी किसी को नहीं लगा सकती।
नियम नंबर 16, पदाधिकार कब तक बना रहेगा, मतलब आदमी का जो पदाधिकार है वो कब तक बना रहेगा पद पे। अवकाश के दौरान बना रहेगा, मतलब एम्प्लॉय किसी भी प्रकार के अवकाश पे चला जाता है तो उसका पदाधिकार बना रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि उसको, वो अवकाश पे चला गया तो किसी दूसरे को वहां पे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अस्थायी लगा सकते हैं, कार्य व्यवस्थार्थ लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते। निलंबित अवस्था के दौरान सस्पेंड कर्मचारी चल रहा है तो उसका पद खाली रहेगा, उस पे किसी को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। विदेश सेवा के मामले में कर्मचारी 3 साल तक अपने पद पर रहता है। कोई आदमी जैसे फॉरेन सर्विस में चला गया, कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विस में चला जाता है, किसी पीएसयू में डेपुटेशन पे चला जाता है, किसी कॉरपोरेशन में अगर डेपुटेशन पे चला जाता है तो 3 साल तक अपने पद पर रहता है। नियम नंबर 17, पदाधिकार का निलंबन। पदाधिकार को सस्पेंड कब मान लोगे आप, यदि कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए तो पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है। पदाधिकार का निलंबन नियम नंबर 17, यदि कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए तो पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है। नियम नंबर 18 बताता है पदाधिकार को समाप्त करना। पदाधिकार समाप्त कब मान लिया जाएगा, यदि कर्मचारी सीसीए नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई हो, वह दोषी पाया जाए तो उसका पदाधिकार वहां से समाप्त हो जाएगा। दिनांक 20/8/2001 के बाद यदि कर्मचारी लगातार 5 साल से अवकाश पर हो तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 20/8/2001 के बाद यदि कर्मचारी लगातार 5 साल से एक दिन भी ऊपर अगर अवकाश पे रह गया तो वो उसका पदाधिकार से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सेवा से उसको निकाल दिया जाएगा, पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। नियम नंबर 18 इस बात की पुष्टि करता है। नियम नंबर 19, पदाधिकार का स्थानांतरण। सरकार के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए पदाधिकार का स्थानांतरण किया जा सकता है। दिनांक 2/8/2005 के बाद सरकार द्वारा किया गया पदाधिकार का स्थानांतरण जनहित में होना आवश्यक है। यदि सरकार कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तो पदाधिकार का स्थानांतरण करे। ये बातें नियम नंबर 19 के अंतर्गत बताई गई है, पदाधिकार का स्थानांतरण। नियम नंबर 20 है राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण। नियम नंबर 19 के समान ही राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्य सरकार के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जा सकता है। और ये 2/8/5 के बाद सरकार द्वारा किया गया पदाधिकार स्थानांतरण जनहित में होगा। यदि सरकारी कर्मचारी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तो उसका स्थानांतरण कर सकती है। ये नियम नंबर 19 के समान ही है। ठीक है। इसके बाद अपन दोस्तों बात करते हैं नियम नंबर 21। नियम नंबर 21 के अंतर्गत जो एसआईपीएफ होता है, जो जीपीएफ होता है, उसकी जो मेंबरशिप होती है, उसकी जो सदस्यता होती है, उसको लेकर बातें की गई हैं। तो उसका सबसे पहला क्लोज है नियम नंबर 21 का ए, राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड आरपीएमएफ जिसको नाम से अपन जानते हैं, 1/1/1981 से शुरू किया गया था, दिनांक 1/1/2004 को बंद कर दिया गया। नियम नंबर 21 व्यय के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ की सदस्यता अनिवार्य है। दिनांक 1/1/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है, क्योंकि उसके बाद एनपीएस सिस्टम आ गया था, न्यू पेंशन स्कीम आ गई थी, इसलिए इन पे लागू नहीं होता है। नियम नंबर 21 का स क्लाउज क्या बात करता है, सामान्य प्रावधान निधि जीपीएफ राज्य कर्मचारियों की प्रत्येक कटौती जीपीएफ में होगी। मतलब इससे नियम नंबर 21 का जो स है, जो सी है, अपन इसको इंग्लिश में सी बोल सकते हैं, 21C बोल सकते हैं, वो पुष्टि करता है कि जो जीपीएफ है वो राज्य कर्मचारियों की जो कटौती होगी वो जीपीएफ में ही होगी। ठीक है। इसके बाद नियम नंबर 22 पे अपन बातें करेंगे। प्रशिक्षण काल में किसी को जो भुगतान होता है वो पुनः जमा कब कराना पड़ सकता है। इस नियम के तहत परिशिष्ट 18A के तहत बंद पत्र भरवाया जाता है, मतलब एक बॉन्ड भरवाया जाता है। यदि बंद पत्र के अनुरूप सेवा नहीं हो तो कर्मचारी से मूल रकम वसूल की जाएगी। जैसे मैंने देखे हैं कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई कॉरपोरेशन होते हैं, उनमें जब नियुक्ति देते हैं तो बॉन्ड भरवाते हैं, और अगर आपकी सेवा उस बॉन्ड के अनुरूप नहीं होती है तो आपसे वो जो मूल रकम वसूली जाएगी। ये नियम नंबर 22 इस चीज की पुष्टि करता है कि प्रशिक्षण काल में दिया हुआ भुगतान पुनः जमा कराना पड़ेगा। नियम नंबर 22 का व्यय, बंद पत्र में सेवा करने की अवधि, अवधि कैसे डिसाइड करोगे आप। इस नियम के तहत परिशिष्ट 18 व्यय के तहत बंद पत्र भरा जाएगा, और उसके अंदर बंद पत्र की शर्तें क्या होगी। यदि प्रशिक्षण 3 से 6 माह हो तो 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष का बंद पत्र भरा जाएगा। मतलब प्रशिक्षण जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो, जिस पे आपकी नियुक्ति हो रही है, उसमें प्रशिक्षण 3 से 6 माह आपने लिया है तो 1 साल का बॉन्ड भरवाएंगे कि 1 साल आप सर्विस करोगे।
यदि प्रशिक्षण 6 से 1 वर्ष का हो तो आपसे 2 साल का बॉन्ड भरवाएंगे कि आप 2 साल कंपलसरी सर्विस करोगे। यदि 1 से 2 वर्ष का हो तो आपको 3 साल सर्विस वहां पे करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो प्रशिक्षण में जो वेतन मिला है वो सारा आपको मूल रकम चुकानी पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 23। स्थिति जब कर्मचारी नियोजन में नहीं रहेगा। कर्मचारी कब नहीं माना जाएगा नियोजन में? यदि कर्मचारी पर सीसीए नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाती है, जैसे किसी कर्मचारियों पे कई बार 17 सीसी 16 सीसी की कार्रवाई होती है, तो वो नियोजन में नहीं माने जाएंगे। यदि कर्मचारी दिनांक 20/8/2001 के बाद निरंतर 5 साल की सेवा से अनुपस्थित हो, मतलब ये अपन ने बात पहले भी करी थी कि 20/8/2001 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बताया गया है कि 5 साल की सेवा से ज्यादा अनुपस्थित हो तो उसको नियोजन में नहीं माना जाएगा, बर्खास्त मान लिया जाता है। नियम नंबर 23 का क्या होगा? अस्थायी कर्मचारियों को सेवा पर समाप्ति से पूर्व नोटिस। यदि कर्मचारी 3 साल से ज्यादा अस्थायी पद पर नियुक्त है तो उसे 3 माह पूर्व नोटिस देंगे। 3 साल से ज्यादा हो गया, अस्थायी पद पे उसकी पोस्टिंग हुई है, तो उसको 3 माह से पहले नोटिस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसे नहीं हटा सकती उसको। यदि कर्मचारी ने 3 वर्ष से कम सेवा की है तो 1 माह पूर्व उसको नोटिस देना पड़ेगा। 3 साल से कम है तो 1 माह का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हटा सकती। नियम नंबर 23 का जो बैक क्लाउज है, अध्याय 3 का जो लास्ट क्लाउज है, उसमें लिखा हुआ है अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पे होगी। इस नियम के तहत जो कर्मचारी पहले नियुक्त होते हैं वह बाद में सेवा से जाते हैं तथा जो बाद में नियुक्त होते हैं वो पहले जाते हैं। जो पहले नियुक्त होते हैं वो बाद में जाते हैं और जो बाद में नियुक्त होते हैं वो पहले जाते हैं। इस बात की पुष्टि करता है नियम नंबर 23 का बैक क्लाउज की अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी अध्याय 3 की जानकारी, जिसमें मैंने आपको नियम नंबर 8 है जो राजस्थान सर्विस रूल का, उससे लेकर जो नियम नंबर 23 है अस्थायी पदों में कटौती में कनिष्ठता के आधार पर, यहाँ तक की मैंने आपको जानकारी बताई। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।